Hello students, today we are going to discuss about myasthenia gravis. As you know, we have already discussed neuromuscular junction, we have discussed neuromuscular disorders, types of neuromuscular disorders, the physiology of neuromuscular junction. Then we have also classified it into two based on mechanism of action and the location. Okay, then after that we have also discussed myasthenia gravis, the epidemiology and pathophysiology. Okay. So just for a recap, the pathophysiology is because of certain things. First, या तो कोई एबनॉर्मल होगा प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, डैट मीन्स मोटर नर्व में, या फिर कोई एबनॉर्मेलिटी होगी सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, डैट मीन्स एब्जॉर्प्शन में, या फिर रिसेप्टर बाइंडिंग में, या फिर केमिकल्स वहाँ पे अलग अलग केमिकल्स होने में. नेक्स्ट हमारा होगा पोस्ट सिनेप्टिक. पोस्ट सिनेप्टिक क्या होगा, वहाँ पे जो भी हमारे कर्व्स हैं या फोल्ड्स है, पोस्ट सिनेप्टिक फोल्ड्स, वो फ्लैट हो जाएंगे, चैनल्स कम हो जाएंगे, ठीक है. या फिर निकोटिनिक बाइंडिंग जो है, निकोटिनिक ACH बाइंडिंग जो एसिटाइलकोलाइन बाइंडिंग रिसेप्टर्स जो हैं वहाँ पे वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है. सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉजेज, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. सिंपल है, जो हम कल बात कर रहे थे कॉजेज़ के बारे में, वही जो हमने कल पैथोफिजियोलॉजी बात करी है वही आज मेनली कॉजेज़ है. सो एज वी ऑल नो दैट इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो मतलब खुद की इम्यूनिटी अपनी बॉडी को हार्म कर रही है. वो कैसे हार्म कर रही है, और कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि एसिटाइल कोलाइन को, जो रिसेप्टर्स हैं, जो निकोटिनिक एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर्स हैं, जो कि बाइंडिंग रिसेप्टर्स हैं, जहाँ पे एसिटाइल कोलाइन आके बाइंड होती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, उसको ब्लॉक कर देती है, ठीक है. इसके कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं, कुछ मस्कुलर स्पेसिफिक काइनेज प्रोटीन जैसे कि टायरोसाइन काइनेज रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है. इनके अगेंस्ट भी वो होती हैं जो कि क्या करती हैं, सेम वही काम करती हैं मस्ट प्रोटीन पे जाकर के क्या करती है कि उनकी फॉर्मेशन जो है एक रिसेप्टर एक डिफरेंट फॉर्म कर देती है, ठीक है. या फिर थाइमस का एनलार्जमेंट हो जाता है. थाइमस इज़ वन ऑफ द ग्लैंड जो कि ऐसी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, तो उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है. सो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ एंटीबॉडीज़ विच कैन रिएक्ट ओवर योर रिसेप्टर्स, चाहे वो मस्ट रिसेप्टर्स है, चाहे वो ACH रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, चाहे वो थाइमस की वजह से है, ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स. अब मैंने आपको कल पैथोफिजियोलॉजी में भी बताया था कि एक बार जब रिसेप्टर्स जो एंटीबॉडीज़ हैं गलत हो जाएंगी तो ACH कम से कम रिसीव करेगा, तो अब प्रोडक्शन ऑफ ACH भी कम हो जाएगी, ठीक है. वन ऑफ द पैथोफिजियोलॉजी. सो इट कैन अकर्स इन अ लेटर स्टेज एज वेल, ठीक है. Sometimes there are certain types, if I must say, कुछ congenital myasthenia gravis होते हैं, ठीक है. That means कुछ hereditary कुछ लोगों में होती है, लेकिन बहुत कम पाई गई है अभी तक, ठीक है. पहले और अभी के मुकाबले में जो diagnosis of myasthenia gravis है has been increased. It might be because of कि diagnosis के criteria बढ़ गए हैं, लोग अवेयर हो गए हैं, इन सब की वजह से हो सकता है कि माइस्थेनिया ग्रेविस अभी भी रेयर ही है, बट अभी भी और बहुत सारी जगह थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में नहीं पता चल रही, नहीं डायग्नोज हो पा रही अच्छे से, ठीक है. इसके अलावा देयर आर सर्टेन अदर टाइप्स. अगर मैं आपको बताऊं तो प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकती है. इफ़ मदर इज़ प्रेग्नेंट, स्पेशली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में, अगर कहीं पे ऐसे पता चलता है और उसको MG हो जाता है उस बीच में, तो बच्चे में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. एंड दैट टाइप ऑफ myasthenia gravis is known as neonatal myasthenia gravis. चलिए
Now we will talk about clinical features. Clinical features are very simple. Just remember simple things. आप सबको पता है कि इसमें मसल की वीकनेस हो जाती है. 2-3 चीज़ों का ख्याल रखिएगा. कौन कौन सी मसल्स, कौन कौन सी जगह की मसल सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, उसके अकॉर्डिंग मसल की वीकनेस हो जाती है. सेकेंड थिंग, मसल की वीकनेस, ऐसा नहीं होता कि मसल की वीकनेस हो गई तो परमानेंट है. ऐसा होता है कि मसल की वीकनेस क्या काम करने से इंक्रीज हो जाती है, रेस्ट करने से कम हो जाती है. सिंपल. ठीक है. सो इसका मतलब जो भी ये पेशेंट्स होंगे वो कहेंगे कि मुझे कभी मसल वीकनेस होती है, कभी नहीं होती है. कभी लगता है कि मैं बिल्कुल वीक हो गई और मैं बिल्कुल गिर गई, या फिर कभी लगता है कि मुझे एकदम से अच्छी खासी ताकत है, कल ऐसे ही हो रहा था, कुछ काम कर लिया होगा. सो पेशेंट्स कैन come with all these type of complaints. Patient can also complaints कि मैं पूरे दिन भर थकान रहती है और जैसे जैसे डे प्रोग्रेस होता है मेरी थकान बढ़ जाती है, रेस्ट करने के मेरी थकान वापस आ जाती है. कुछ लोग कहते हैं कि मुझे फीवर भी होता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं होता है. सो दिस विल हेल्प इन आवर डिफरेंशियल डायग्नोसिस एज वेल. नाउ वन मोर थिंग, याद रखिएगा, जो ये हमारी वीकनेस है, ग्रेजुअली वीकनेस जो है वो इंक्रीज होती रहती है. क्यों? क्योंकि ACH की प्रोडक्शन कम हो गई है, तो ACH नहीं आएगा तो उसकी जो है कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगी मसल की, और जो डिप्लीशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा जल्दी हो जाएगी. डैट मीन्स कि उसकी लेथार्जी या फिर उसकी फटीगनेस ज़्यादा जल्दी हो जाएगी विद द टाइम पासेस, विद द ईयर पासेस. ठीक है. सो रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. नाउ एक चीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जितनी भी वॉलेंट्री मसल्स हैं, सिर्फ वॉलेंट्री मसल्स में ही माइस्थेनिया ग्रेविस होता है. ठीक है. मतलब कि माइस्थेनिया ग्रेविस कैन इफेक्ट ओनली दोज मसल्स विच यू कैन कंट्रोल. ठीक है. दोज मसल्स जो कि आप अपने आप से काम कर रहे हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, है ना. तो अब हर पेशेंट की ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक मसल ही जा रही है, तो हर पेशेंट की अलग अलग मसल जा सकती है. बट दे आर सर्टेन मसल्स विच आर मोर कॉमन एंड वो हमेशा देखी जाती हैं अराउंड 70-80% ऑफ द केसेस में. सो द फर्स्ट मसल इज योर ऑक्यूलर मसल्स, मसल्स ऑफ योर आईज. ठीक है. इसमें दो चीज़ें होती हैं. जो आपकी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होती हैं वो वीक हो जाएंगी. वो वीक हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? ब्लड विजन हो जाएगा, डिप्लोपिया हो जाएगा. ठीक है. डबल विजन दिखने लगेगा, या फिर ड्रूपिंग ऑफ आईलेड, टॉसिस हो जाएगा. बहुत कॉमन होता है इसमें टॉसिस हो जाना. ठीक है. सो सबसे पहली जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो इन्वॉल्वमेंट होती है आपकी ऑक्यूलर मसल्स की. याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा अराउंड 75-80% केसेस यू वुड सी ऑक्यूलर मसल इन्वॉल्वमेंट. इसके अलावा फेस एंड थ्रोट. अब फेस एंड थ्रोट में आपकी फेशियल मसल्स इन्वॉल्व हो जाएंगी. फेशियल मसल्स इन्वॉल्व हो जाएंगी तो क्या होगा? उसको फेशियल मसल इन्वॉल्व हो जाएंगी तो उसके एक्सप्रेशंस कम होंगे, उसको च्यूइंग में प्रॉब्लम होगी. ठीक है. वो हंसना चाहेगा, हंसेगा नहीं. एंड इस चीज़ से मुझे याद आया, वन ऑफ द वेरी फेमस एक्टर हु इज़ गोइंग थ्रू माइस्थेनिया ग्रेविस इज़ अमिताभ बच्चन. Think about him that he is having myasthenia gravis, but he is one of the very good person, या फिर one of the very good actor who can act very well, who can give all types of expressions. ठीक है. So that means this is not a curable disease, but it can be manageable disease. ठीक है. So mask like face हो जाता है, मतलब कि एक्सप्रेशन चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो वो एक ही एक्सप्रेशन बना के रखता है. ठीक. कुछ लोगों को स्पीकिंग प्रॉब्लम हो जाती है, स्पीच स्लर्ड हो जाती है, स्लो हो जाएगी, सॉफ्टन हो जाएगी, डिसआर्थी हो जाएगा. ठीक है. इसके अलावा क्या हो जाता है कि स्वेलोइंग में प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है. डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, डिस्फेजिया. ठीक है. एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है नोन एज हैंगिंग जॉ साइन. हैंगिंग जॉ साइन इज वन ऑफ द साइन व्हेन द फेशियल मसल्स गेट्स इन्वॉल्व्ड. अ पेशेंट, यू वुड आस्क द पेशेंट टू डू like close your mouth. You will ask the patient to close your mouth. He or she will try to close the mouth. What will happen? The jaw will drop itself.
जॉ की मसल्स वीक होंगी तो क्या होगा, जॉ पूरा बंद नहीं हो पाएगा, वो थोड़ा सा खुल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज नोन एज हैंगिंग जॉ साइन, जॉ हमेशा थोड़ा सा खुला रहेगा। नेक्स्ट इज योर हेड एंड नेक। अब हेड एंड नेक में आप द पेशेंट विल बी हैविंग अ प्रॉब्लम विद द नेक होल्डिंग, ठीक है। उसका नेक जो होगी हमेशा जैसे जैसे उसका डे पास होगा उसका सिर आगे की ओर नीचे की ओर झुक जाएगा, ठीक है। इसके अलावा लिम्ब मसल्स, कोई भी लिम्ब मसल इन्वॉल्व हो सकती है। लोअर लिम्ब की होगी तो चलने में, खड़े रहने में दिक्कत होगी। अगर अपर लिम्ब की होगी तो मूवमेंट में दिक्कत होगी। धीरे धीरे करके दोज हु आर वर्किंग, वो अगर धीरे धीरे करके काम करेंगे तो धीरे धीरे करके वो काम नहीं कर पाएंगे, ग्रास्प में प्रॉब्लम हो जाएगी। सो ऑल दीज थिंग्स कैन अकर इवन ऑन अ डेली बेसिस, और समटाइम्स एक्यूट केसेस में कम होती है और ज़्यादा धीरे धीरे जा करके बढ़ जाती है इफ़ द पेशेंट इज़ नॉट गेटिंग ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन। इसके अलावा सम रेस्पिरेटरी मसल्स, ठीक है, दीज मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, बिकॉज इफ द रेस्पिरेटरी मसल्स गेट्स इन्वॉल्व, ठीक है, पेशेंट माइट बी हैविंग डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग नोन एज डिस्निया, सिंपल। बट अगर वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो या पेशेंट बहुत ज़्यादा फटीक हो गया और रेस्पिरेटरी मसल्स ने काम करना बंद कर दिया बिकॉज ऑफ माइस्थेनिया, दिस कंडीशन इज नोन एज माइस्थेनिया क्राइसिस। माइस्थेनिया क्राइसिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन एंड दिस इज द कंडीशन विच हैव द ग्रेव इफेक्ट, मतलब कि फैटल हो सकता है। बिकॉज अगर पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स हो गया तो पेशेंट शुड बी अंडर वेंटिलेटरी सपोर्ट, मैकेनिकल वेंटिलेशन होना चाहिए। अगर वो उस समय तक नहीं हुआ, उसके जितनी भी आपकी कैपेसिटीज़ हैं या फिर आपकी कह लीजिए फोर्स वाइटल कैपेसिटी, वॉल्यूम्स ऑफ द लंग्स, ये सब बहुत ज़्यादा डेटेरियोरेट हो जाएंगी और साथ के साथ जो आपकी ब्लड CO2 लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एकदम से। और फिर रेस्पिरेटरी सपोर्ट नहीं है तो मतलब नथिंग, द पेशेंट इज़ नॉट एबल टू टेक ब्रीथ, ठीक है, पेशेंट इज नॉट एबल टू ब्रीथ हिमसेल्फ, ठीक है। इसके अलावा you would be seeing certain other classifications. One of the classification is given according to the American classification, ठीक है, Myasthenia Gravis Foundation of American classification, that is the most acceptable classification। और ये क्लासीफाई करता है कुछ अलग अलग डिफरेंट क्लासेस में, ठीक है। यू कैन सी ओवर हेयर, ठीक है, 1 से लेकर के 5 तक। तो ये क्या है 1 से लेकर 5 तक? सिंपल, the first is eye muscle. You can see over here that we are talking about the eye muscle, ठीक है। if there is an eye muscle weakness, ठीक है, can see over here, one is eye muscle involvement. So if there is any eye muscle weakness of eye muscle, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टॉसिस देखना, ठीक है। अगर टॉसिस दिख रहा है, ठीक है, ये हमारा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करता है। टॉसिस दिख रहा है और अगर ऐसा कुछ है, ठीक, तो क्या होगा कि वो ग्रेड 1 पे है, बट इसके अलावा उसको कोई और प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उसको टॉसिस दिख रहा है, ठीक है। ग्रेड 2 में क्या होता है? ग्रेड 2 में सिर्फ ग्रेड 2 की बात करें, ग्रेड 2 में सेम चीज़ है, कोई भी मसल की वीकनेस हो सकती है, टॉसिस मिल सकता है और माइल्ड वीकनेस ऑफ अदर मसल्स, ठीक है। ग्रेड 2A में क्या होगा? इसके साथ साथ आपको प्रीडोमिनेंटली लिम्ब और एक्सियल मसल्स भी इन्वॉल्व हैं। ग्रेड 2B में क्या होगा? आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन ये सब माइल्ड इन्वॉल्वमेंट है। ग्रेड 3 मॉडरेट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्स 3A, मॉडरेट इन्वॉल्वमेंट ऑफ बल्बर और रेस्पिरेटरी मसल्स 3B। बल्बर मसल्स मीन्स योर मसल्स ऑफ स्वेलोइंग, ठीक है। देन उसके बाद 4th इज योर मसल, ठीक है, आई
वीकनेस मसल विथ सीवियर, ठीक है, बहुत सीवियर वीकनेस हो जाती है, ठीक है। 4A लिम्ब और एक्सियल मसल्स की सीवियर वीकनेस है। 4B बल्बर और रेस्पिरेटरी मसल्स की सीवियर वीकनेस है। और 5 में क्या होता है, 5 इज समथिंग जहाँ पे जिसको हम बोलते हैं माइस्थेनिया क्राइसिस, जहाँ पे रेस्पिरेटरी मसल्स बिल्कुल ही जवाब दे बैठी और आपको वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। नॉट डायग्नोसिस, डायग्नोसिस कुड बी वेरी इजी, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी कैन डू, ठीक। सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। चेक द रिफ्लेक्सेस, चेक द टोन, चेक द मसल स्ट्रेंथ, सेंसरी इवैल्यूएशन, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, ऑल दीज थिंग्स फॉर डायग्नोसिस एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है। देन उसके बाद हमारा एक टेस्ट आता है एंड्रोफोनियम टेस्ट। एंड्रोफोनियम टेस्ट क्या होता है, हम इसको एक इंजेक्शन लगाते हैं एंड्रोफोनियम का। इससे क्या होता है, मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूवमेंट हो जाता है, ठीक है। मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूवमेंट हो गई तो वो कुड बी अ पॉसिबल डायग्नोसिस फॉर द एमजी, ठीक। आइस पैक टेस्ट क्या होता है, इट इज़ वेरी गुड टेस्ट, कोई भी क्लिनिशियन कर सकता है। इसमें क्या होता है कि आइस पैक को टॉस, जहाँ पे टॉसिस है उस आई पे अप्रॉक्स 2 मिनट्स के लिए रखते हैं। 2 मिनट्स पे रखने के बाद आप देखेंगे, सो यू वुड फाइंड कि टॉसिस जो था वो कम हो गया, ठीक है, ठीक है। जो आईलिड की राइज थी वो बढ़ गई। इसका मतलब कि उसको एमजी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दैट इज़ नॉट फिक्स्ड डिफॉर्मिटी, रिमेंबर दिस, दैट टॉसिस शुड नॉट बी अ फिक्स्ड डिफॉर्मिटी ओवर हियर, ठीक है। इसके बाद ब्लड एनालिसिस में हमें इम्यूनो एसे कराना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कौन सी एंटीबॉडीज़ हैं कौन सी नहीं हैं, ठीक है। मस्क एंटीबॉडीज़, टाइटिन प्रोटीन में भी कुछ में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हमारी ACH रिसेप्टर की जो एंटी ACH रिसेप्टर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो मिल सकती हैं। सो दिस आर लाइक इम्यूनो एसे जो आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा हम लोग कुछ और टेस्ट करते हैं। एक होती है EMG, सिंगल फाइबर EMG। सिंगल फाइबर EMG मीन्स पर्टिकुलर मसल फाइबर की EMG करते हैं हम, ठीक है। पर्टिकुलर मसल फाइबर की EMG करते हैं, साथ साथ हम पर्टिकुलर नर्व की, मोटर नर्व की NCV करते हैं, ठीक है। दिस NCV मस्ट बी रिपीटेटिव NCV, ठीक। रिपीटेटिव NCV मीन्स तब तक नर्व कंडक्शन वेलोसिटी लेते रहेंगे जब तक वो फटीग ना हो जाए मसल, ठीक है। देन उसके बाद इमेजिंग, CT स्कैन MRI करते हैं चेस्ट का टू चेक द थाइमस, ठीक है। थाइमस ग्लैंड चेक करना भी बहुत ज़रूरी है फॉर द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, ठीक। सो यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द ओवर दिस इन रेड, ठीक है, दिस इज द एनलार्जमेंट ऑफ थाइमस, ठीक। इसके बाद जिनको रेस्पिरेटरी फंक्शंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनकी PFT करते हैं, ठीक है। एंड वी ऑल नो व्हाट PFTs आर, ठीक। सो यू वुड सी इन दिस डायग्राम, ठीक। आपने क्लिनिकल फिजियोलॉजिकल मतलब कि आपने क्या फिजिकल असेसमेंट किया, न्यूरोलॉजिकल फिजिकल असेसमेंट किया, ठीक। आपको लगा कि हाँ इसको MG है, ठीक है। आपने सीरो टेस्ट कराया, ठीक है, वो पॉजिटिव आया, ठीक है, तो आपने इम्यूनो एसे कराया तो इसका मतलब डेफिनेट है। आपने EMG भी कराया, ठीक है, मतलब कि सिंगल फाइबर EMG कराया, वहाँ पे जिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं या फिर आपकी NCV जो है, ठीक है, रिपीटेटिव NCV डिक्रीज हो रही है, बार बार आप फटीगनेस वो करा रहे हो और वो क्या हो रही है, बहुत जल्दी फटीग हो जा रही है, ठीक है, थोड़ी सी एक्सरसाइज के बाद, मतलब आपकी MG डेफिनेट है, ठीक। आपने एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिशन टेस्ट कराया, ठीक, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा दिखा तो प्रोबेबल है, जैसे कि हमने आइस पैक टेस्ट देखा था, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक। ऑक्यूलर MG है कि नहीं है, बहुत कॉमन होता है ऑक्यूलर इन्वॉल्वमेंट होना, अगर नहीं है तो बहुत कम चांसेस हैं कि माइस्थेनिया ग्रेविस हो, ठीक है, बट देयर कुड बी चांसेस इवन स्टिल, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 75 to 80% में ऑक्यूलर MG मिलता है, ज़रूरी नहीं है कि सब में मिले,
ठीक है. सो वी नीड टू चेक अदर थिंग्स एज वेल. नाउ यू कैन सी ओवर हियर. ठीक, अगर है तो आपको विजन चेक करनी पड़ेगी, टॉसिस, डबल विजन, ब्लड विजन, कुछ ऐसा कुछ है तो फिर अगेन देयर कुड बी सम प्रोबेबल चांसेस. ठीक, इन सब के साथ हमें सीटी एमआरआई, जब भी प्रोबेबल चांसेस होते हैं तो सीटी एमआरआई कराने की ज़रूरत पड़ती है. थाइमस का थाइमोमा होना बहुत कॉमन होता है ऐसे केसेस में. सो हमारी वो पॉसिबल डेफिनेट एमजी फाइंडिंग बताता है. ठीक है. सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे डायग्नोज करते हैं, कैसे क्लासीफाई करते हैं. बहुत इजी क्लासिफिकेशन है और बहुत कॉमन कॉजेज हैं जो आपको पता है. ठीक है. नाउ वी विल मूव टू द ट्रीटमेंट सेक्शन. ट्रीटमेंट सेक्शन बेटा, वी कैन डू ट्रीटमेंट बाय 3 ways. फर्स्ट, मेडिकल ट्रीटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ हम ऐसे मेडिसिन्स यूज़ करते हैं जो कि जो ये एंटीबॉडीज़ होती हैं इनको ससेप्ट करके रखती हैं, इनको क्या करती हैं, कम करती हैं. ठीक है. कुछ ऐसी हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं. ठीक है, जैसे कि आपका हो गया नियोस्टिग्मीन वगैरह. ठीक है, ये कोलिनेस्टेरेज को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं. ठीक. इसके अलावा हमारी कुछ और मेडिसिन्स होती हैं जो कि इनहिबिट करती हैं आपकी इम्यून सिस्टम को, मतलब कि इम्यून सप्रेसर्स होती हैं. अब इसके लिए हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ कर सकते हैं या फिर हम लोग इम्यूनोसप्रेसेंट्स खुद यूज़ कर सकते हैं. ठीक. इसके बाद हमारी कुछ और ट्रीटमेंट्स होती हैं जो कि प्लाज्माफेरेसिस हो गई या फिर IVIG हो गया. ठीक. या फिर हमारे कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट एंड PT मैनेजमेंट. ठीक. So remember, whenever we are talking about the MG, there is no proper cure of MG. ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस का कोई प्रॉपर क्योर नहीं है. ठीक. बट देयर आर अल्टरनेट ट्रीटमेंट्स, medical and surgical treatments which are being followed from several years, and that helps in slow down the progression of the disease, or even can help in maintaining the one stage of the disease. ठीक है. सो सबसे पहला हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट. ठीक. गोल ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, सिंपल, इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, नर्व न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन जो है उसको इम्प्रूव करना. वो इम्प्रूव इसी से होगा जब आप कोलिनेस्टेरेज को इनहिबिट कर देंगे. ठीक है. या फिर आपका क्या होगा कि आप इम्यून रिएक्शंस को कम कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे. ठीक है. सो ऑटो इम्यून रिएक्शंस को अगर आप इनहिबिट कर देंगे तो भी प्रॉब्लम है, तो भी क्या हो जाएगा कि आपका मेडिकल ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, या फिर आप किसी भी तरीके से जो आपके न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन है उसको अच्छा कर दें. ठीक. सो उसके लिए क्या है, कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स लाइक नियोस्टिग्मीन, पायरिडोस्टिग्मीन, वेरी कॉमन. ठीक है. ये मसल कॉन्ट्रैक्शन को क्या करती है, इम्प्रूव करती है. देन इसके बाद हमारी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड इम्यूनोसप्रेसेंट, दोनों का सेम काम होता है. ठीक है. इम्यून को सप्रेस करता है. ठीक. ये अलग भी दिया जा सकता है और साथ में भी दिया जा सकता है. ठीक. बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट्स जो हैं मेडिसिन से उनको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा होता, तो उनको ये दोनों साथ में दिया जाता है. ठीक है. सो देयर आर सम रिसेसिव केसेस. इसके अलावा प्लाज्माफेरेसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो प्लाज्माफेरेसिस में क्या करते हैं, ब्लड को सर्कुलेट करते हैं और फिल्टर आउट कर देते हैं ऑल द ऑटो एंटीबॉडीज लाइक डायलिसिस. ठीक है. नाउ इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन. ठीक है. इसमें क्या होता है कि नॉर्मल एंटीबॉडीज डाली जाती हैं जो कि टेम्परेरी ट्रीटमेंट है बट इट कैन हेल्प. सर्जिकल प्रोसीजर में क्या है, थाइमोमा है तो थाइमेक्टमी या फिर ऑप्थेल्मिक सर्जरीज. कब करते हैं ऑप्थेल्मिक सर्जरीज, जब टॉसिस होता है, डिप्लोपिया होता है और ये फिक्स डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, उसको हमेशा ऐसा ही रहेगा तब. नाउ वी विल मूव टू द मेडिकल ट्रीटमेंट, PT ट्रीटमेंट. जस्ट सी ओवर देयर. ठीक है.
आपने मेडिसिन दी, रिस्पॉन्स अच्छा आया, मेडिसिन कंटिन्यू रखिए। मेडिसिन अच्छी नहीं रही तो इम्यूनोसप्रेशन देते हैं। इम्यूनोसप्रेसिव्स से अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता तो हम लोग साथ साथ विद प्रेडनिसोलोन देते हैं। अगर उससे अच्छा रिस्पॉन्स आता है कंटिन्यू रखते हैं, नहीं तो फिर हम कुछ और जो भी डेफिसिट है उनको हम लोग साथ साथ सर्जिकल वो करते हैं, और भी कोई मेडिसिन जो कि माइस्थेनिया ग्रेविस की होंगी इम्यूनोसप्रेसेंट उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, सो मोस्टली पाइडोस्टिकमिन और नियोस्टिकमिन विद प्रेडनिसोलोन काम कर जाती है। अगर वो नहीं करती है तो हम इम्यूनोसप्रेसर्स विद प्रेडनिसोलोन के साथ काम करते हैं, नहीं तो हम और दूसरे इम्यूनोसप्रेसर्स ढूंढते हैं। ठीक है, देन फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट and it's very easy to understand especially for the physiotherapists। याद रखिएगा एक सिंपल रूल है, यहाँ पे हमें एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं करानी, और आप सबको पता है कि एक्सरसाइज से ये कंडीशन क्या होती है, कंडीशन और ज़्यादा मतलब कि मसल वीकनेस बढ़ जाती है। तो मसल वीकनेस बढ़ जाती है तो हमें क्या करना है, हमें बीच में रेस्ट पीरियड देना ज़रूर है। सो प्रॉपर रेस्ट इंटरवल्स आर वेरी नेसेसरी एंड वी नेवर एवर प्रोग्रेस टू द सीवियर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस। ठीक है, हम माइल्ड टू मॉडरेट पे ही रहते हैं। ठीक, गोल्स देख लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में क्या करना है, एक्सरसाइज नहीं करानी चाहिए, हमें एनर्जी कन्वर्जेशन पे ध्यान देना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कुछ है तो हमें मोबिलिटी एड्स यूज़ करने चाहिए जो कि हेल्प करें। ठीक है, इसके अलावा मोबिलिटी एड्स हेल्प करते हैं आपके फॉल प्रिवेंशन में, बैलेंस इम्प्रूवमेंट में, और होम मॉडिफिकेशंस हम कर सकते हैं, जैसे कि हैंड ड्रिल्स प्रोवाइड करना, या फिर ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करना, छोटी छोटी चीज़ें रिमूव करनी। किसी के घर में दरी बिछी हुई है, कारपेट है, सॉफ्ट है, तो क्या होता है वो प्रोप्रियोसेप्शन को हैम्पर करता है, तो वो ना करके हार्ड सरफेस को ही रखें, बहुत सॉफ्ट रग नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत सारी चीज़ें जो कि होम मॉडिफिकेशन में हो सकता है। ठीक है, जब माइस्थेनिया ग्रेविस थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा तो क्या करेंगे, सिंपल एक्सरसाइजेस कराएंगे। एक्सरसाइजेस हमें कब कब करनी चाहिए, बेस्ट टाइम ऑफ द डे, मतलब पेशेंट की जब मसल वीकनेस कम से कम हो। ठीक है, हमें लार्ज मसल्स को इम्प्रूव ज़रूर कराना है जो कि मोबिलिटी में हेल्प करती हैं, बहुत सारे फंक्शंस में हेल्प करती हैं, जैसे कि शोल्डर मसल्स, शोल्डर गर्डल मसल्स, हिप मसल्स, नी मसल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉक्सिमल मसल्स को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, आपकी बैक मसल्स। ठीक है, इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई हैव बोल्डेड देम, शुड बी माइल्ड टू मॉडरेट ओनली, शुड बी माइल्ड टू मॉडरेट ओनली। ठीक है, ट्रीटमेंट बहुत सारे हैं। ठीक है, एरोबिक एक्सरसाइजेस, स्टैटिक साइकिलिंग, एयर साइकिलिंग, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेचिंग, माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेचिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, डायफ्रामेटिक, पल्स लिप ब्रीदिंग। ठीक है, रेस्पिरेटरी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए चेस्ट मोबिलिटी एक्सरसाइजेस, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कराना। ठीक है, और पोस्टरल ट्रेनिंग देना। पोस्टरल ट्रेनिंग में उसको यूँ चेस्ट को कहना कि चेस्ट को सीधा रखने की कोशिश करे, अपने शोल्डर ब्लेड्स को रिट्रैक्ट करे, चिन को पीछे खींच के रखे। ठीक है, आप वॉल पे भी करा सकते हो, साथ साथ रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करा सकते हो, पल्स लिप ब्रीदिंग, सब कुछ साथ साथ करा दो। ठीक है, बट ध्यान देना कि उसकी फटीगनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना हो, बीच में इंटरवल हो, और कम रिपीटिशंस के साथ कराएं। ठीक है, बैलेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज हो गई, स्विमिंग हो गई। स्विमिंग में एक क्वेश्चन होता है कि डीप वाटर पे नहीं कराते, वहाँ तक कराते हैं जहाँ तक उसकी नेक तक, शोल्डर टू नेक तक पानी जाए, उसके ऊपर पानी ना जाए, बल्कि इवन बिलो द शोल्डर हो, ओवर द चेस्ट, इट्स गुड। बिकॉज अगर पानी ऊपर जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी और एक्सर्शन बढ़ेगा, विच विल हैम्पर योर एक्सरसाइज प्रोटोकॉल, एंड उसकी वीकनेस भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस आई हैव शोड। ठीक, ऑलवेज रिमेंबर दैट पेशेंट शुड नॉट फील फटीग फॉर मोर देन 2 hours पोस्ट एक्सरसाइजेस। तो मतलब दीज आर द क्वेश्चंस। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप मॉडरेट एक्सरसाइज पे नहीं हैं, आपकी एक्सरसाइजेस जो हैं उससे ज़्यादा आगे हैं। ठीक है, सो रिमेंबर दैट कि उसको फटीगनेस नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। आपने एक्सरसाइज कराई
उसके बाद 2 घंटे के बाद तक नहीं होनी चाहिए। सोरनेस, बहुत ज़्यादा सीवियर सोरनेस नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत सोरनेस होती है स्टार्टिंग के कुछ केसेस में, उसके बाद सोरनेस कम हो जानी चाहिए। अगर कोई भी आप ऐसी कंडीशन में पेशेंट देख रहे हैं जहाँ पे ड्रूपिंग एकदम से हो जाए, उसकी सांस फूलने लग जाए, तुरंत के तुरंत एक्सरसाइज रोकिए। ठीक है, ठीक है। सेकेंड थिंग, बहुत सारी उसमें दिया हुआ है रिसर्चेज में कि जो भी मेडिसिन लेता है, ठीक है, उसके 1.5 से 2 घंटे बाद एट द पीक ऑफ द मेडिसिन पे ही एक्सरसाइज करनी चाहिए, बिकॉज उस समय जो मसल वीकनेस है वो कम होगी। ठीक है, रिमेंबर दैट while treating that each and every patient of myasthenia gravis is different, so every patient will show different exercise, different type of muscle weakness, different muscles will be involved। ठीक है, so सब पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होगा। ठीक, 1 रुपए वाला रूल या फिर 100% वाला रूल ध्यान रखिएगा कि अप्रॉक्स आपको क्या है कि आपकी जितनी ताकत है उसकी सिर्फ 70% ही यूज़ करनी है, बाकी छोड़ना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं लगानी है। ठीक है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।